हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी और आज से हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ नया मतलब आपकी वही हिस्ट्री ही पढ़ने वाले हैं, सोशल साइंस ही पढ़ने वाले हैं। बट अब तक के आपने जो चैप्टर्स पढ़े थे रिगार्डिंग टू हिस्ट्री वो हमने पढ़े थे क्लास 6 में। ठीक है, आप स्लाइड पे देख रहे होंगे व्हेन वेयर एंड हाउ। तो ये चैप्टर तो हम लोग क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो भाई इस चैप्टर में क्या नया होगा? तो नया ये है कि अभी तक के हमने क्लास 6 में जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने एंशियंट हिस्ट्री, राइट? मतलब जो भी हमारा प्राचीन भारत था, जो एंशियंट इंडिया था, वो जो इरा चल रही थी, तो उसके रिगार्डिंग हमने सारे जितने भी किंगडम्स हुए, जितने भी रूरल्स आए, तो उन सब के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी थी, उनके बारे में पढ़ा था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता था, किन के साथ युद्ध हुए, किन के साथ नहीं, इतनी सारी चीजें। अब जो आप पढ़ने वाले हैं क्लास 7th में वो होने वाला है आपका मिडाइवल हिस्ट्री। मतलब मिडाइवल इंडिया के टाइम में, मतलब इंडिया में जब वो मिडाइवल पीरियड चल रहा था ना, तो उस दौरान कितने लोगों ने आक्रमण किया, कितने लोगों ने वॉर किए, कौन कौन वहां पे किंगडम्स थे, किनका राज था। तो ये सारी चीजें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ जितना इंटरेस्ट मुझे आपको पढ़ाने में है उतने ही इंटरेस्टेड आप भी पढ़ने में होंगे। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हमारा मिडाइवल इंडिया या मिडाइवल हिस्ट्री। तो आर यू गाइज रेडी? सबसे पहले तो हम अपने चैप्टर में देख लेते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, देन फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो हमारे की एस्पेक्ट्स होने वाले हैं डिवीजन ऑफ पीरियड सोर्सेज इन हिस्ट्री, डिफरेंट नेम यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरली एंड आर्कियोलॉजिकली, सब कॉन्टिनेंट, मिडाइवल पीरियड इन इंडिया, एंड देन इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी इंडियन हिस्ट्री। सो बिना किसी देरी के आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताई है कि हम बात करने वाले हैं मिडाइवल पीरियड के बारे में, राइट? तो मिडाइवल पीरियड जो है ये क्या है भाई, क्या भला है? तो देखो, हम आई थिंक मैंने आपको 6 क्लास की स्टार्टिंग में भी ये चीज समझाई थी। अगर नहीं तो प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है इन क्लास 6, तो आप जाकर के वो चेकआउट कर सकते हैं। तो हमें उसे पढ़ने के अकॉर्डिंग ना, हमने इजी हो जाए तो हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो हमने एंशियंट हिस्ट्री रखी हुई है, देन हमारे पास में है मिडाइवल हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या चीजें आ जाती है जो बहुत पुरानी हो, मतलब 7th सेंचुरी तक की जो बातें होती है, तो हम वहां पर इसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। फिर 700 टू 1800 लगभग जो है वो हम मिडाइवल में पढ़ते हैं, जब तक कि जितना भी मुगल एम्पायर वगैरह चला, जो बाहर के लोग आए तब तक के। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम वो टाइम पढ़ते हैं जैसे ही हमारा ब्रिटिशियर्स, डच, ये करते हैं हमारे यहाँ पर, मतलब आक्रमण करते हैं, और तब से अभी तक के जो करंट जो सिचुएशन है तब तक के जो भी हिस्ट्री है वो आ जाती है अंडर मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशली आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? आपको जैसे ही अंग्रेज जो आते हैं ना, ब्रिटिशियर्स आते हैं, तो 18 मतलब जो हमें 1857 भी उसी में मिल जाएगा। कुल मिला के 1947 तक के का जो टाइम है, जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टैब्लिश नहीं हो जाता, वहां तक के जो पूरा है वो आपको हिस्ट्री की बुक्स में देखने को मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स में। ठीक है, मिडाइवल में क्या मिलेगा? दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर उसके बाद में मुगल एम्पायर और जो रिलेटेड है, मतलब 1800 तक के का जो भी का प्लान है, या 1750 तक के जो भी प्रोग्रेस हुई, जो भी एक्टिविटीज हुई, तो वो सारी हमें मिडाइवल में पढ़ने को मिलेगी। एंशिएंट आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब हम यहाँ से अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप बात करें एमरजेंस ऑफ अ न्यू एरा की, तो भाई किस तरीके से हमारा ये जो न्यू एरा है, क्योंकि अभी तक के तो हम एंशियंट हिस्ट्री में अटके हुए थे, तो हम बता दें कि जो मिडाइवल हिस्ट्री है तो वो जो है कंप्लीट कितना कवर करता है? 700 एडी टू 1750 एडी तक के जितना भी टाइम पीरियड है, तो वो आता है मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, इस पीरियड में आता है, इसको भी हमने हमारी सहूलियत के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया अर्लियर मिडाइवल पीरियड, एंड सेकेंड वन इज मिडाइवल पीरियड या लेटर मिडाइवल पीरियड। ठीक है, यहाँ पर ये लेटर जो है ये वर्ड स्किप्ट हो गया है, तो आप यहाँ पर लेटर। ठीक है, तो अर्लियर में बात करेंगे तो 8th से लेकर के 13th सेंचुरी के बीच में जितनी भी बातें होती है वो होती है अर्लियर मिडाइवल पीरियड में, राइट? मिडाइवल सब लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, तो मेरे लिए तो ये मिडाइवल ही।
तो ये अगर आप इस पीरियड में बात करें तो देखो 7th सेंचुरी तक के तो हम एंशंट में ही बात कर चुके थे। इस सेंचुरी तक के हमारी जितने भी मतलब किंगडम्स हुए, रूरल्स हुए, तो इसके बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन 7th सेंचुरी के बीच में देख ली थी। अब हम 7th आगे बढ़ेंगे, मतलब 18 सेंचुरी आएंगी, 18 से 13 तक के। ठीक है, पहले तो हमें टोटली 18 सेंचुरी से 18th तक के जो है वो मिडाइवल के दौरान बात करना है। लेकिन भाई हम तो बहुत ज्यादा होशियार है, हमें अपनी सहूलियत देखनी होती है, हम अपना कंफर्टेबल जोन देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक 18 से लेकर के 13 तक के हमने क्या किया, एक पार्ट बना लिया, और सेकेंड पार्ट हमने बना लिया 13th टू 18th। ठीक है, कि भाई इतनी स्टडी हम एक इसमें अर्लियर मिडाइवल पीरियड में कर लेते हैं, एंड देन 13 टू 18 जो है वो हम लेटर मिडाइवल पीरियड में कर लेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेक्शन, अर्लियर मिडाइवल पीरियड। अगर मैं अर्लियर के ऊपर बात करूं तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे पावरफुल किंगडम्स थे जो आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने एंशियंट में पढ़ा था, एक सेकेंड सॉरी, मैं आपको ये बता दूं कि हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज क्लास 6 है ना, आप 7th के स्टूडेंट हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास 6 जो है वो बहुत अच्छे से समझ में भी आ चुकी होंगी और आप उसे पढ़ के ही आगे आए हैं। ओके, तो कई ऐसा होता है ना कि कुछ लोग सिलेबस आते हैं और कुछ लोग समझ के आते हैं। तो एक बार फ्री टाइम जब भी मिले तो आप जो अपनी पिछली हिस्ट्री है उस, क्योंकि वो एक बार आपको क्लियर हो जाएगी ना, तो हम सीक्वेंस में स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कोई भी मूवी आती है तो उसका पहला सीन देखते हैं ना, मतलब तभी हमें वो मूवी आगे समझ में आती है। या जैसे कि केजीएफ की फर्स्ट आई तो उसके बाद में ही आपको केजीएफ सेकंड समझ में आएंगी, है ना, बिना फर्स्ट देखे आप सेकंड जो है उसको नहीं समझ सकते। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। सॉरी, बट हम बात तो मिडाइवल की कर रहे हैं। तो मिडाइवल के टाइम में हम उस वक्त की बात करें, 18 से 8th सेंचुरी के ऊपर बात करें, तो उस वक्त जो नॉर्थ और साउथ है, इन लोगों के बीच में क्या अपने आप में, मतलब जितने भी किंगडम्स है आपस में छोटे मोटे जो भी थे, तो इनके बीच में अपनी अपनी सत्ता के लिए, अपने अपने पावर के लिए स्ट्रगल जो है वो चल रहा था, कंटिन्यू जो है वो चल रहे थे। कुछ किंगडम्स जो है वो बड़े होते जा रहे थे, कि किसी किंगडम्स का राइज हो रहा था तो कोई फॉल हो रहा था, तो ऐसे ही करते चल रहे थे। जैसे इसमें स्पेशली अगर बात करें तो जैसे पाल हो गया, प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, चोल, राजपूत, ये सारे कुछ कुछ मेन डायनेस्टीज थी जो कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रूल कर रही थी। ठीक है, साथ में कई ऐसी डायनेस्टीज थी जो किसी का उदय हो रहा था, किसी का मतलब कोई दब रहा था, मतलब कई ऐसे थे, मतलब किंगडम्स थे जो कि राइज हो रहे थे, जिनके पास पावरफुल हो रहा था, वो लोगों मतलब दूसरे क्षेत्र को अपने एरिया में अंडर में ले रहे थे, और कुछ ऐसा था जिसके पास से अपनी पावर जो है वो खत्म हो रही थी। अगर आप टर्किश इन्वेंशन के ऊपर बात करें तो इसी दौरान जब यहाँ पर इतनी सारी चीजें चल रही थी कि मतलब कुछ राजा जो है अपने आप को पावरफुल बना रहे थे, तो कुछ राजाओं के पास से अपना जो उनका खुद का पावर है वो हट रहा था। तो इसी दौरान 100 AD में एक घटना घटती है, और वो घटना किसकी होती है, टर्किश की। ठीक है, जो टर्किश किंगडम्स होते हैं, जो टर्क के किंगडम होते हैं, तो वो इंडिया में आते हैं और वो अपना जो एम्पायर है वो खड़ा करने की कोशिश करते हैं, और इसी किंगडम को हमारे यहाँ पर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन लोगों का जो विजिट था वो यहीं पर होता है। ठीक है, 1200 टू 1526 AD के बीच में जो दिल्ली सल्तनत है ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश्ड हुआ। इन्होंने अपनी सत्ता, अपना जो किंगडम राजपाट है वो इंडिया में बनाए रखा। ठीक है, तो स्टार्टिंग ये होती है, क्वेश्चन बन सकता है कि टर्किश इन्वेंशन जो है वो कब हुआ, कैसे हुआ। तो इंडिया में 100,000 AD जो है वहां से शुरुआत होती है, और 1200 AD टू 1526 AD तक के इन लोगों का यहाँ पे राजपाट भी होता है। अब भाई ये कैसे हटते हैं, क्योंकि ये तो इतने लंबे समय तक यहाँ पर रहते। तो जैसे ही मुगल आते हैं 16 सेंचुरी में, ठीक है, 16 सेंचुरी में मुगलों की एंट्री होती है, और जैसे ही मुगल जो एम्पायर यहाँ पर आता है, जो रूरल्स आते हैं, तो उसके साथ में जो टर्किश है वो वाला जो सिस्टम है वो खत्म होने लगता है। मतलब जो दिल्ली सल्तनत है वहां पे किसका राज हो गया, वहां पर मुगल जो है वो आ जाते हैं। द दिल्ली सल्तनत ओवरथ्रोन बाय द मुगल इन द 16th सेंचुरी। और जैसे ही मुगल एम्पायर आता है, मतलब मुगल के जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी वहाँ के कल्चर्स होते हैं, वो भी यहाँ पर एंटर करता है, और उस रिचुअल या कल्चर को हम किसके नाम से जानते हैं, इंडो इस्लामिक कल्चर, क्योंकि मुगल्स जो थे वो मोमेडियंस थे, राइट। अब मोमेडियन है तो वो अपना एक कल्चर, अपना जो कस्टम है वो साथ में लेके आते थे। ठीक है, अभी तक के हमारे यहाँ पर जितने भी लोग थे वहां पर, अभी तक के आप लोगों ने 6 में पढ़ चुके होंगे कि अभी
हिंदुइज्म था, ठीक है, हम हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग बौद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ अलग से कोई और कस्टम नहीं था, कोई और जो धर्म है वो नहीं था, ठीक है। जितने लोग थे उनके पास चॉइस थी कि कुछ लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और बुद्धिज्म जैनिज्म को फॉलो करने वालों में से मोस्ट ऑफ कौन से थे, SC ST OBC जो है ये लोग थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करता था, उनके पास में पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर्टी और जितने भी मतलब मनी सोर्सेज लगते हैं वो अवेलेबल थे, वो लोग रिच थे। बट जो नहीं थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, क्योंकि बुद्धिज्म के गेट जो है वो हर किसी के लिए फ्री खुले थे, ठीक है। तो लोगों ने किसको फॉलो किया? बुद्धिज्म को फॉलो किया। लेकिन अब हमारे पास में एक नया कल्चर आ जाता है और उस कल्चर को हम कहते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर। तो ये क्लियर हो गया कि इंडिया में इस्लामिक जो है वो नहीं था, ठीक है। आज की डेट में हम लोग आए दिन न्यूज वगैरह में देखते रहते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, और सॉरी मतलब मेरे पता चला इस स्टेटमेंट से कुछ गड़बड़ हो जाए, बट जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और वही इंफॉर्मेशन अब तक के सप्लाई कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो इंडिया में 16th सेंचुरी में मुगल एम्पायर आता है और मुगल एम्पायर के साथ में ही इंडो इस्लामिक कल्चर भी एंटर करता है। क्यों एंटर करता है? क्योंकि ये जो मुगल एम्पायर थे ये लोग इस्लामिक थे, ठीक है। ये इनका जो रिलीजन था वो इस्लाम था, और इस्लाम के साथ में इस्लामिक लैंग्वेज आती है, अरेबिक, ठीक है, पर्सियन अरेबिक लैंग्वेज का यूज करते थे ये लोग, तो वो लैंग्वेज भी आती है और इनका जो कल्चर है वो भी इंडिया में आता है और बहुत ज्यादा डेवलप भी होता है। देन अगर हम बात करें तो जो कल्चर तो आ चुका है, तो भाई कल्चर आ गया तो इनकी जो यूज करने वाली चीजें हैं, जो फेमस चीजें हैं ये भी आएंगी ही। जैसे इन लोगों का जो फूड था, बिरयानी, कोरमा, पुलाव, फिरनी, ये सारी चीजें भी यहाँ पर आई, ठीक है। तो अब इसके ऊपर खाने पीने पर भी ज्यादा बातें नहीं की जाए। अब हम बात करें कि 15th सेंचुरी के एंड तक के जो है, मतलब अभी हम पूरे जो मिडाइवल हिस्ट्री है ना, तो उसके शुरू से एंड तक के थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो डिस्कस करते हुए चलते हैं कि भाई एक्चुअली में क्या होता है। तो 16th सेंचुरी में हमें पता है कि 16 सॉरी एक सेकेंड, एक वर्ड हो गया। अब क्या होता है 15th सेंचुरी, हम लोग 16 तक की बात कर चुके थे मुगल्स में, लेकिन हम 15th सेंचुरी में एक ऐसा होता है कि अभी तक के हमारे पास में मुगल आए हैं, दिल्ली सल्तनत आ गई, मतलब जो टर्किश जो लोग थे, जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं वो लोग आ चुके थे, ठीक है, मतलब पड़ोसी पड़ोसी। लेकिन अब क्या होता है, यूरोपियन जो है वो भी इंडिया से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबको पता है कि पहला पुर्तगाली जो है वो इंडिया में कौन आया था, जिसे भी पता होगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताए, ठीक है। तो इंडिया में जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं वो भी आने लगे, उन्होंने ट्रेड भी किया, और भाई इनने तो इतना किया कि इनको बहुत ज्यादा मुनाफा भी हुआ, बेनिफिट भी मिला, और उसी बेनिफिट के तहत ना ये लोग आते गए। फिर इसके साथ में मतलब पुर्तगाली तो आए ही आए, है ना, फिर उसके बाद में इंग्लिश लोग आए, मतलब ब्रिटिशर्स लोग आए, देन डच आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, और ऐसे करते करते मतलब ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सभी ने सुनी होंगी और आगे चल के हम और देखेंगे इसे। तो ये लोग इंडिया में आते हैं, ये ट्रेड करने के पर्पज से आते हैं। इन्हें लगता है कि भाई इंडिया जो है वो बहुत रिच कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मिलती है, जैसे कि हमने बात की थी ब्लैक गोल्ड के ऊपर, काली मिर्च, ठीक है, जो ब्लैक पेपर था तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था, तो लोग मसाले को फॉलो करते हुए आए थे। तो यहाँ पर ये सिर्फ चाहते थे ट्रेड करना, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर यहाँ की कंडीशन देखी तो ये लोग तो भाई बहुत क्लियर थे कि ना सिर्फ हम यहाँ पर इकोनॉमिकली कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ पर पॉलिटिकल भी स्टैब्लिश हो सकते हैं, इनको अपने अंडर भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। ये सोच इनमें क्यों आई? क्योंकि हमारे यहाँ पर एकता की कमी थी। हालांकि हमारी एकता नहीं, फिर इन्हें बाद में भगाने में बहुत मतलब मददगार साबित हुई। तो क्या होता है, जब 18th सेंचुरी के बीच तक के आते हैं या एंड तक के आते हैं, तो उस टाइम तक के जितने बाकी थे, डच थे, फ्रेंच, पुर्तगाली, इन सब जो ये सारे जो लोग हैं वो यूरोपियन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और सिर्फ एक बचता है यहाँ पर, कौन? इंग्लिश या ब्रिटिशियर्स, ठीक है। तो वो अंग्रेजों वाला स्टोरीज तो और मूवीज तो आपने बहुत सारी सुनी ही होंगी। तो एंड तक के सिर्फ जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपने पावर को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, और बाकी जो लोग हैं वो इनसे मतलब आपस में युद्ध होकर के बाकी लोगों को इन्होंने हटा दिया था। तो हमारे पास में एट द एंड सिर्फ कौन बच गया था? ब्रिटिशियर्स या इंग्लिश, ठीक है, ये लोग बच चुके थे। अगर बात करें इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि भाई हर किसी ना किसी का इम्पैक्ट जो है वो हमारी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी वहां पर एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं तो लोकेशन के थ्रू ही आए थे। तो चलो ये वाला सेक्शन भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं।
देखो जियोग्राफिकल लोकेशन की इम्पोर्टेंस जो है हिस्ट्री में वो ये थी कि जो सूरत, मछलीपट्टनम है ना, बॉम्बे, कोचीन, यहाँ पर जितने भी मतलब क्या कहना चाहिए, जो फोर्ट्स थे, ठीक है, मेजर सेंटर ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। तो ये जो पोर्ट्स थे, तो ये किसके लिए मतलब मेजर रोल प्ले किया इन्होंने, जितना फॉरेन ट्रेड होता था, इंटरनल बोले या फॉरेन ट्रेड बोले, तो वहां पर ये सारे पोर्ट जो है, ये सूरत का, मछलीपट्टनम का, बॉम्बे का, ये कॉम्बे, ठीक है, कोचिन बिकम जो है, ये सारे पोर्ट जो है ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इनके बीच में, क्योंकि भाई ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड हो रहा है, तो ये उस वक्त जो है इकलौता जो मार्ग है वो कौन सा था, बाय वाटर वाला जो है ना, तो वो बाय उस रोड के थ्रू ये लोग जो है एक दूसरे को ट्रेडिंग जो होती थी इसके थ्रू होती थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, जैसे राजस्थान हो गया, द माउंटेन इन द नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन राजस्थान लेड टू द बिल्डिंग ऑफ मेसिव एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट इन चित्तौड़गढ़, जोधपुर एंड जैसलमेर which could not be easily breached by any enemy। ठीक है, मतलब यहाँ के जो पोर्ट्स थे बड़े बड़े, ठीक है, जो बिल्डिंग्स थी राजस्थान में जो बनी हुई थी, तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग थी, ये जो फोर्ट बने हुए थे, फोर्ट और पोर्ट डोंट बी कंफ्यूज होके बिटवीन बोथ। ठीक है, पोर्ट जो कि बंदरगाह होते हैं, राइट, जो कि बड़ी बड़ी नदी जो समुद्र होते हैं ना, उनके किनारे बने हुए होते हैं, ताकि वहां से लोग ट्रेडिंग हो सके, ठीक है, ट्रेड कर सके इंटरनल और फॉरेनर। अब फोर्ट के बारे में बात करें तो ये उस वक्त एक प्रोटेक्शन के काम मतलब के तौर पे आपको हेल्प करते थे या काम करते थे, कि इस वक्त अगर किसी बाहरी आक्रमण हो रहा है किसी एनिमी का, तो वो अगर अटैक कर रहा है आपके ऊपर, तो इजीली आप उससे बच सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जाती थी जिसको लांग के आ पाना किसी भी एनिमी के लिए इजी नहीं होता था। अब राजस्थान गुजरात के ऊपर बात करें तो यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, और पानी की शॉर्टेज होने के कारण ना यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या कहना चाहिए, तालाब या बावड़ियां बनवाई जाती थी, कुएं बनवाए जाते थे, जो आज के लिए भी वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन है या वहाँ का जो फिजिकल लोकेशन है उसके बिहाफ पे हम इससे बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, फिर मिडाइवल पीरियड के ऊपर बात करें तो वहां पर जो गंगा वैली है, ठीक है, गंगा, यमुना, गोदावरी, तो इन सारी जगह से क्या होते थे, बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते थे टेरिटरीज में। क्यों? क्योंकि वो एरिया को अपने अंडर में कवर करना चाहते थे लोग, कोई भी एम्पायर हो या कोई भी किंगडम हो, तो इन सारे जगह पर बहुत बड़े बड़े जो है वॉर भी लड़े गए। ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड वॉर्स वर फाउट फ्रिक्वेंटली टू कंट्रोल द इम्पोर्टेंट टेरिटरी बिटवीन द रिवर्स गंगा, यमुना एंड गोदावरी एंड तुंगभद्रा। ओके, तो ये इतनी इंपॉर्टेंस थी भाई। अगर अब आप बात करें टर्मिनोलॉजी की, तो टर्मिनोलॉजी किसके रिगार्डिंग देखनी है हमें, इंडिया की, ठीक है, ओल्ड और न्यू, कि भाई ओल्ड टर्मिनोलॉजी क्या थी, न्यू टर्मिनोलॉजी क्या थी। तो इंडिया को आपको याद होगा, मतलब आपको पता होगा या याद भी होगा, मैं सही जा रही हूँ, कि हम इंडिया को बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडिया क्यों कहा जाता है, आपको इंडस रिवर वाला सिस्टम तो याद होगा, ठीक है, ये मैं आपको पूरा पूरा याद नहीं दिलाऊंगी, आप मुझे कमेंट में याद करके बताएंगे। हम हिंदुस्तान बोलते हैं, हम भारत या आर्यावर्त, बहुत अलग अलग तरीके से हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग नाम है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही, ठीक है, मिडाइवल पीरियड में अगर हम बात करें तो वहां पर इंडिया हैज बीन नोन वर्ल्ड बाय डिफरेंट नेम्स फ्रॉम आर्यावर्त टू हिंदुस्तान। ठीक है, अब इंडिया जो है, इंडिया गॉट हिज नेम क्यों, अब इंडिया का जो नाम है हिंदुस्तान वो क्यों पड़ा, क्योंकि जो लोग हैं इसके अराउंड रहते थे इंडस रिवर के, ठीक है, जो इंडस रिवर है उसके अराउंड रहते थे, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्सियन वर्ड विच मीन सम एज हिंदू इन संस्कृत। ठीक है, सिंधु, तो सिंधु क्यों, क्योंकि सिंधु नदी के उस साइड में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ही वही होता है। ठीक है, मतलब सिंधु के पास में, तो जो इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा था, हिंदुस्तान रखा हुआ था। और इसके अलग अलग तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पर्शियन और अरेबिक में हिंद जो है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करता है पर्शियन और अरेबिक वर्ड्स में, तो भी हम इसको हिंदुस्तान बोलते हैं, जहां से इसकी जो मतलब टर्मिनोलॉजी आती है हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंद, ठीक है, और एक एक तरीके से हमने क्यों लिया, क्योंकि वो सिंधु के उस साइड में था, और सिंधु मतलब पर्शियन में सिंधु होता है हिंद का मतलब, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको हिंदुस्तान बोला। अगर एक तरीके से देखें तो हिंद इंडिकेट किसको करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, ठीक है, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हमने उसको हिंदुस्तान बोला। ठीक है, अगर आप 13th सेंचुरी में बात करें तो वहां पर मतलब सिराजुद्दौला जो है उसका मतलब क्या था, कि उस टाइम में जो दिल्ली सल्तनत आई हुई थी, तो दिल्ली सल्तनत किस एरिया में आई थी, पंजाब,
इसी वाले एरिया में पंजाब सिंधु की बात करें, गंगा यमुना वाला जो रिवर है दिल्ली, तो इस एरिया में इन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था, और इस एरिया के ऊपर ही ये रह रही थी, तो इसीलिए हमने इस एरिया को हिंदुस्तान बताया था, ठीक है। ही मीन द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, एज दीज लैंड वाज रूल्ड बाय दिल्ली सल्तनत, साउथ इंडिया वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिज टर्म, ठीक है। तो अगर उस टाइम के ऊपर अकॉर्डिंग हम बात करें तो साउथ इंडिया को हमने हिंदुस्तान के अंडर में नहीं रखा हुआ था, ठीक है। उस वक्त इसमें क्यों, जो सिराजुद्दौला है उसी के अकॉर्डिंग जो है क्या है कि उस वक्त दिल्ली सल्तनत जो है वो इतने एरिया में काम कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने उसको एज अ हिंदुस्तान जो है इसको इंडिकेट किया था। अगर हम बाबर की बाबरनामा के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान जो है, तो उसने हिंदुस्तान से रिप्रेजेंट किया है जो भी इंडियन कल्चर था, वहाँ का जो भी कैरेक्टरिस्टिक था of the entire Indian, to include the geographical cultural characteristic of the entire Indus, ठीक है। जो पूरा जो कॉन्टिनेंट था तो उसको उसने हिंदुस्तान से रिप्रेजेंट किया हुआ था। अगर आप बात करें तो एट द टाइम दीज टर्म डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल मीनिंग एज इट हैज टुडे। जो आज जो पॉलिटिकल सब लोग अपनी अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं, तो उस टाइम में ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हिंदुस्तान वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ में आई होगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि हिंदुस्तान को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। कुछ जो है इसका मतलब क्या बता रहे हैं, पर्शियन वर्ड का जिसका मतलब होता है सिंधु इन संस्कृत, ठीक है। तो पर्शियन वर्ड इसलिए है ना, जो लोग हिंदुस्तान बिकॉज ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड द इंडस रिवर, जो लोग इंडस रिवर के अराउंड रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, तो उस इसका जो पर्शियन वर्ड होता है तो उसी से इसका मतलब निकल रहा है, ठीक है, इंडस। और सिंधु नदी, सिंधु जो है हम उसको संस्कृत में बोल रहे हैं। और फिर जो है मतलब जो हिंद है वो इंडिकेट किसको करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, ठीक है। पर्शियन और अरेबिक वर्ड जो है इसका मतलब वो निकल रहा है कि हिंद जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको आपने हिंद के नाम से बताया है या हिंदुस्तान के नाम से बताया है, ठीक है। फिर एक महाशय ये कहते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है वो आकर के उसने स्टे किया था, दैट्स वाई इन्होंने उसको हिंदुस्तान कहा है, क्योंकि इंडस रिवर के इस साइड में आए थे, ठीक है। यहाँ से इंडस रिवर जाती है, ये सबको पता है, रिवर्स वाले सेक्शन में हम पढ़ लेंगे। तो जब ये यहाँ से निकल के इधर आ रही है तो ये वाले मतलब पंजाब हरियाणा और दिल्ली वाले इसमें थे, मतलब या गंगा या यमुना वाले जो एरिया है उसमें बोल ले, तो इनने इतने एरिया को हिंदुस्तान कहा था उस टाइम में। अगर इनके अकॉर्डिंग बात करें तो जो साउथ इंडिया है वो हिंदुस्तान की बाउंड्रीज में नहीं था, ठीक है। फिर हम आगे और बढ़ते हैं। तो बाबरनामा के हिसाब से क्या होता है, मतलब जो बाबर है उन्होंने अपने इसमें क्या लिखा हुआ था कि उसने हिंदुस्तान को उसके कल्चर से, उसके जितने सोशल जियोग्राफिकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक थे, तो उन सबको उसने हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं कि आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, तो हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखेंगे। एज ऑलवेज आपके पास में दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे, एक तो लिटरली एंड देन आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। कुछ ऐसे आपके पास रिटन वाले सोर्सेज अवेलेबल है, तो वो आपके लिटरेरी में सोर्सेज में अवेलेबल होंगे जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं मिडाइवल के बारे में। और कुछ आर्कियोलॉजिकल मतलब आपके पास इंस्क्रिप्शंस होंगे, कॉइन्स होंगे, आर्किटेक्चर होगा, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे जो आपको इंडिकेट करेंगे, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह टाइप से जो है वो आर्कियोलॉजिकल में आ जाएंगे। जैसा कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि वहां पर भी आपके पास दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, एक तो लिटरेरी एंड सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। तो सेम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने जाएंगे तब भी आपको यही मिलने वाला है, वहां पर भी आप दो ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखोगे और यहाँ पर भी आपको वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लिटरली से, तो एक सेकेंड। अब हम लिटरली सोर्सेज के ऊपर बात करें तो हमने इसे टू टाइप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। एक तो वो जो इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखा हुआ है और एक वो जो फॉरेनर राइटर्स या अकाउंट जो है वहां से आपको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है फॉरेन टर्म की, तो इस टाइम हम फॉरेनर किसे यूज करते हैं, जो इंसान इंडियन नहीं है हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि भाई वो फॉरेनर है, फॉरेन कंट्री से आया हुआ है। बट मिडाइवल पीरियड में ये होता था कि जो भी स्ट्रेंजर है, डजेंट मैटर कोई भी है, वो इंडिया के किसी भी पार्ट से आया हो, ठीक है, हु वाज, देखो, एनी स्ट्रेंजर हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और अ कल्चर इन विच ही हैड appeared, द टर्म परदेश इन हिंदी इज अ सुटेबल टर्म फॉर दैट पर्सन, ठीक है। मतलब अगर आप उस कल्चर से बिलोंग नहीं कर रहा है वो इंसान, इट
आपके लिए परदेसी है या वो फॉरेनर है। और आज हम यूज क्यों करते हैं कि वो इंडिया के बाहर से आया वाला इंसान हो, वो इंडिया में नहीं है, इट मीन कि वो फॉरेनर है। बट था कि जो भी आपका कस्टम है, कल्चर है, वो उस सोसाइटी से बाहर का इंसान है, इट मीन वो आपके लिए फॉरेनर होने वाला है। इस टाइम में हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए थे जिन्होंने आकर के, क्योंकि हमने फॉरेनर अकाउंट्स की बात की है, तो उस टाइम में अलबरूनी आया हुआ था मोहम्मद ऑफ गजनी के दौरान में, ठीक है। तो वहां पर उसने एक बुक लिखी थी तहकीक ए हिंद, ठीक है, जिसमें उसने यहाँ के इंडिया के सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल कंडीशन को भी एक्सप्लेन किया था। और ये आपके याद रखना, ठीक है। तो इसको आगे हम डिटेल से और पढ़ने भी वाले हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स ऑफ इंडियन राइटर्स। भाई अब इंडियन राइटर्स तो बहुत सारे हैं और वो भी अलग अलग टाइप के आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ से अब आप है, यहाँ पे आपको राइटर, देयर बुक्स, ठीक है, राइट बुक्स एंड देयर राइटर नेम जो है ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में लाइफ टाइम कभी भी आपको यूज हो सकते हैं, काम आ सकते हैं। सो अच्छे से समझेंगे और याद भी रखेंगे। अगर मिडाइवल पीरियड के ऊपर बात करें तो यहाँ पर कई किंग ऐसे होते थे जिन्होंने अपनी खुद की बुक्स लिख डाली है, ठीक है, वो अपनी बायोग्राफी लिख लिया करते थे, आत्मकथा लिखा करते थे। तो ऐसे भी बहुत सारे राइटर है, मतलब आप ना जो इंडियन राइटर है उसको बहुत तरीके से देखोगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिसने दूसरों ने लिखी है, कुछ खुद ने लिखी है, तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। जैसे बाबर के ऊपर बात करें तो बाबर ने लिखी थी बाबरनामा, ठीक है। बाबर के ऊपर एक हिंदुस्तान को जो उसने डिस्क्राइब किया है वो वर्ड भी देखा कि किस तरीके से उसने हिंदुस्तान को डेफिनेट किया, डेफिनेशन दी हुई है, राइट। जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखा हुआ है। तो इन्होंने बायोग्राफी लिखी हुई है, और ये जो बायोग्राफीज होती है ये फर्स्ट हैंड अकाउंट कहलाती है, ठीक है। फर्स्ट हैंड अकाउंट क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ने अपने हाथ से लिखी है, तो वो अपने उस टाइम का जो भी उस टाइम सिस्टम चल रहा था तो वो खुद लिखते थे, ठीक है। जो भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, जो उनके आसपास काम कर रहे हैं उनके बारे में सारी डिटेल जो है वो खुद से लिखा करते थे, और इस टाइप की बायोग्राफीज को कहा जाता है फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ देयर लाइव्स एंड टाइम्स। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है। इन द मिडाइवल पीरियड वी हैड ऑल काइंड ऑफ राइटिंग बाय कंटेम्पररी राइटर्स लाइक बाबरनामा, जहांगीरनामा, fascinating biographies giving the first hand account of their lives एंड टाइम्स। तो ये हमने बायोग्राफीज के ऊपर बात कर दी। फिर कुछ और लिटरेरी सोर्सेज होते थे उस टाइम के, जो वहाँ के उनके जो कोर्ट होता था, ठीक है, जो काउंसिल है, जो कोर्ट है, तो वहां पर कुछ लोगों को हिस्टोरियंस जो है वो अपॉइंट किए जाते थे बाय रूरल, ठीक है, जो उनके रिकॉर्ड्स रखा करते थे, ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड है रूरल्स के, तो वो उसके रिकॉर्ड द इवेंट ऑफ देयर रूल, ठीक है, हर एक सिस्टमैटिक जो चीजें हैं वो उसमें लिखी जाती थी उन हिस्टोरियंस के थ्रू, ठीक है। तो आपको वो हिस्टोरियंस भी याद रखने हैं, क्योंकि मतलब किसके टाइम पीरियड में कौन से हिस्टोरियंस आए थे, उन्होंने किस तरीके से लिखा था। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर अकाउंट बाय कोर्ट हिस्टोरियंस हु वर अपॉइंटेड बाय रूरल्स टू रिकॉर्ड द इवेंट ऑफ देयर रूल, ठीक है। मतलब क्योंकि खुद राजा नहीं लिख पा रहा है तो वहां पर कुछ ऐसे हिस्टोरियंस रखे जाते थे कि जितने भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनके रूल चल रहे हैं, तो उन सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाए, ठीक है। जैसे कि अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, ठीक है, मतलब कुछ मेजर थे, तो आपको ये नाम याद रखना है। जैसे अबुल फजल ने क्या लिखा हुआ था, अबुल फजल की बुक नामा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मैं खुद भी याद कर रही हूँ, है ना। आईने अकबरी, अबुल फजल ने आईने अकबरी भी लिखी थी। एन अकाउंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बाय जियाउद्दीन बर्नी, टाइटल तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। मतलब अबुल फजल जो है, अबुल फजल की आपको दो रखनी है, अकबरनामा एंड देन आईने अकबरी, मैं आपको साथ ही साथ याद भी कराते चल रही हूँ, ठीक है। देन अगर आप बात करें जियाउद्दीन बर्नी की, तो आपको उसकी बुक याद रखनी है तारीख ए फिरोज शाही। कुछ अकाउंट्स ऐसे उनके द्वारा भी लिखे गए हैं जो कि स्कॉलर्स होते थे, जो उस किंगडम में रहा करते थे, ठीक है। अकाउंट रिटन बाय स्कॉलर्स अबाउट द किंगडम इन विच दे लिव्ड, ठीक है, जिस किंगडम में वो रहते थे, तो वहां पे कुछ अकाउंट्स मतलब स्कॉलर्स भी हुआ करते थे जिन्होंने वहां के जो कोर्ट क्रोनोलॉजीज है उसके ऊपर भी लिखा था। जैसे कि राजतरंगी कल्हड़ ने लिखी हुई थी, पृथ्वीराज रासो जो है ये भी लिखी गई है चंद्र बरदाई के द्वारा, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। राजतरंगी बाय कल्हड़ इज वन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कोर्ट क्रोनोलॉजी।
उस टाइम का जो सिस्टम चलता था ना, तो जो क्रोनोलॉजी होती थी उसके ऊपर भी कुछ स्कॉलर्स जो है वो लिखा करते थे। तो इसके एग्जाम्पल में आपको रखना है राजतरंगी, चंद्रबरदाई की, पृथ्वीराज रासो, जो कि उस टाइम के सिस्टम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराती है। चंद्रबरदाई के ऊपर बात करें तो ये हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम की थी। तो चंद्रबरदाई ने जितना भी पृथ्वीराज रासो है उसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिटेल्स रखी हुई है, उस टाइम का अकाउंट ये अवेलेबल है, और इन्हें पढ़ के ही हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। हम कहते हैं ना कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम तक के कैसे पहुंच रही है, कहाँ से लाते हैं। तो उस टाइम के जो राइटर्स हुआ करते थे तो उन्होंने ये सारी चीजें रिटर्न में रखी हुई है। इसके अलावा हमारे पास में हमारे जो मिडाइवल है तो उसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, रिटर्न वाले लिटरेचर्स हैं हमारे पास में अवेलेबल, जो इस टाइम की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे फिराजुद्दौला का शाहनामा है, इनायत खान का शाहजहांनामा है ना, फिर फिरोज शाही की वेट मिनहाज उस सिराज है, तो मिनहाज उस सिराज की तबाकत ए फिरोज शाही है। सॉरी, थोड़े ये मुगल टर्किश नेम्स है वो थोड़े प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जो हमें मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिस तरीके से हम लोगों ने एक देखा था ना, मतलब क्या प्रयागराज वाला लास्ट क्लासेस में, तो वैसे ही कुछ ऐसे अकाउंट्स है जो पर्टिकुलरली किसी एक रूरल या किंगडम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो पूरे वास्ट एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इन सबसे हटके हमारे के पास कुछ इम्पोर्टेंट अदर सोर्सेज भी है जो कि हिंदुइज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये यूं बात कर ले, वो अकाउंट है जो कि मतलब डिपेंड करते हैं जो भी रिलीजियस लिटरेचर्स होते हैं तो उसके ऊपर। ये वो लिटरेचर है जो किसी रिलीजन से क्या करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, ये डिपेंड करते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। सॉरी, मैंने कितने अलग अलग वर्ड्स बोल दिए ना। ओके, तो जैसे कि महाभारत रामायण जो है वो अपने हिंदुइज्म से मतलब बिलोंग करती है। तो जो रामायण है वो उस टाइम के ऊपर बात करती है, तो मतलब आर्यावर्त जो है, जो एरिया था, तो वहां के बारे में बताती है। महाभारत के ऊपर बात करें तो महाभारत है तो मतलब श्री कृष्ण तो है ही है, वो मथुरा है, वृंदावन है, तो ये सारे एरियाज जो है वो कवर करते हैं। तो उस टाइम की जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हुआ करती थी तो ये उसमें लिखे गए हैं, ठीक है, ये वाले। जैसे कि अगर आप बाबरनामा देख ले तो वो टर्किश में लिखा हुआ होगा, उर्दू में लिखा होगा, अरेबिक में, ठीक है। लेकिन महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो उस टाइम की जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हुआ करती थी तो ये उसमें लिखे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अब बारी आती है हमारे पास में फॉरेन अकाउंट। लेकिन इसके पहले हम बात कर ले कि ये जो अकाउंट्स है इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स है, जैसे कि कोई गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट हो गया, कोई क्या कहना चाहिए, कोई ऑर्डर हो गया, कोई ट्रेजरी बिल हो गए। तो इस टाइप के बहुत सारे अकाउंट्स या बिल्स ऐसे हैं जो उस टाइम की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। इनसे हमें वे ऑफ लिविंग, जो पीपल्स हैं वहाँ के, उनके रहने का तरीका, वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। आप किसी एक दो के ऊपर बात नहीं कर सकते। मतलब ये सारी बुक जो है उस टाइम को जीवंत करती है, लाइव करती है हमारे सामने, वहाँ का एटमॉस्फेयर बताकर, है ना। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि वहाँ का वो एटमॉस्फेयर बता के आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके बाद में अब आता है आपके पास में फॉरेन अकाउंट। तो भाई फॉरेन अकाउंट्स क्या होते हैं, वो अकाउंट्स जो कि किसके द्वारा रिटर्न बाय फॉरेनर्स, ठीक है, जो इंडिया में आ रहे हैं फॉरेनर्स, उनके द्वारा लिखे हुए हो, तो ये वो अकाउंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इंडिया में हमें पता है टाइम टू टाइम बहुत सारे फॉरेनर ने एंट्री की है, चाहे वो एंशिएंट पीरियड हो या मिडाइवल हो, हर टाइम में जो है फॉरेनर आते ही गए हैं। और कुछ फॉरेनर तो ऐसे आ गए जो यहीं पे बस गए। जी हाँ, मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ फॉरेनर अकाउंट है, जैसे अलबरूनी के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने तहकीक हिंद लिखी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में इब्न तुता की रिहला है, ठीक है, अकाउंट बाय अल मसूदी, निकोलो कॉन्टी, सर थॉमस रॉय। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स है जो इंडिया में आए, इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी, है ना। निकोलो कॉन्टी हैज गिवन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजयनगर किंगडम एंड द कैपिटल सिटी ऑफ हम्पी। जो निकोलो कॉन्टी थे तो इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब विजयनगर किंगडम जो था, साम्राज्य था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसको पूरा एक्सप्लेन किया। मतलब अभी भी हम कई ऐसे बाहर के लोगों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, इनके अकाउंट्स पे, जिनके थ्रू हम अपने इंडिया के बारे में जानते हैं।
तो अब इन फॉरेनर्स ने हमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स दे दिए जिन्होंने हमें अपने इंडिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको भली भांति से पता है, ठीक है। मतलब कॉइन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, बहुत सारी जो आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स बना करती थी जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, पेंटिंग हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, इंक्रिप्शन, क्लॉज, ऑर्नामेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देयर आर प्लेंटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लाइक पेंटिंग, कॉइन, मॉन्यूमेंट, स्कल्पचर्स, ठीक है। ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, मतलब जो अभी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो सारे मिडाइवल पीरियड से बिलोंग करते हैं, या उस टाइम बने हुए थे, या इन्हें उस टाइम के किंगडम्स में बनाया, उस किंगडम में बनाया गया था, उन रूरल्स के थ्रू बनाया गया था जो हमें वहां की इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे ताजमहल के ऊपर बात कर ले तो ताजमहल क्या बताते हैं कि ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, उनकी बेगम के लिए, मुमताज के लिए बनाया गया था। तो ये उस पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वहां की कॉइन्स उसके वहां की इंफॉर्मेशन देती है हमें। ऐसी कोई भी बिल्डिंग, ठीक है, एनी बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी मॉन्यूमेंट। वो बिल्डिंग्स जो कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशन है वहां के बारे में बताती है, इट इज कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। जिसमें फोर्ट, प्लेसेस, टेम्पल्स आ जाते हैं, पैलेसेस, ठीक है। आप अगर कहीं पे ग्वालियर वगैरह जाइए, कहीं पे भी जाए, तो वहां के बड़े बड़े किंगडम्स के पैलेसेस बने हुए होते हैं एकदम ग्रैंड लेवल पे। या जब हम वहां पर है ना, जो कि आजकल की डेट में क्या हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा उसे होटल जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो वहाँ की आर्कियोलॉजिकल जो आर्किटेक्चरल जो स्किल्स है वो बताते हैं, वहाँ का परफेक्शन इन स्टोन कटिंग बताते हैं कि भाई कितने परफेक्शन के साथ में स्टोन के थ्रू ही वो बिल्डिंग बनाई हुई है। आर्ट ऑफ स्कल्पचर, ब्रिलियंस ऑफ आर्टिस्ट, कल्चर, सोसाइटी एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल्स, ये सारी चीजों को वो इंडिकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बात करें एलोरा का जो शिव टेम्पल है उसके बारे में बात कर ले, या लाल किला के ऊपर बात कर ले कि भाई किस तरीके से बनाया गया था, किस मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है, वहां के जिन आर्टिशियंस ने इसे बनाया गया है वो कितने हुनरबाज थे कि उन्होंने बकायदा उस टाइम पीरियड को उस मतलब आर्ट के उस आर्ट में उसको जीवंत किया है ना, लाइवली बताया गया है। अगर हम कॉइन के ऊपर बात करें तो कॉइन जो है इस टाइम में एंशिएंट एरा में हमने मोस्ट ऑफ जो है वो किसकी पढ़ी थी, गोल्ड की पढ़ी थी, राइट। तो गोल्ड के अलावा यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बहुत सारी कॉइन्स जो है वो लेकर के आए गए, है ना। और इसकी जो स्टोरी मतलब एक सेकेंड, दे आर एनालाइज्ड एंड स्टडी टू गेट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। जब इनकी स्टडी की तो हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉइन्स के ऊपर क्या होता है, जो भी वहाँ का राजा रानी है, जो भी वहाँ पे रूरल है, तो वो अपनी तस्वीर इनके ऊपर छाप दिया करते थे। एंशिएंट एरा में ऐसा होता था कि जिन चीजों की ये पूजा पाठ करते थे, जो इनके बहुत ज्यादा लवेबल थिंग्स हुआ करती थी, तो वो उसको अपने सिक्कों पर जो है उसको अंकित किया जाता था, राइट। तो यहाँ पर इस टाइम में क्या हुआ कि यहाँ मोस्ट ऑफ मुगल एम्पायर, ये सॉरी मिडाइवल हिस्ट्री में ये हुआ कि उस टाइम के वहाँ के जो रूरल्स हुआ करते थे वो अपनी तस्वीर के ऊपर अंकित करते थे, नाम लिखते थे, उनका जो एम्पायर है वो लिखा करते थे। तो इससे हमें वहाँ की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। अब जो कॉइन्स की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूमिस्टिक, है ना, न्यूमिस्मेटिक्स, ओके। दिल्ली सल्तनत, मुगल्स एंड चोल इशूड मैनी कॉइन्स, मतलब जो दिल्ली सल्तनत थी इन्होंने भी बहुत सारी कॉइन्स इशू करवाई है, मुगल ने भी बहुत सारी करे, साथ ही साथ जो चोलाज एम्पायर था, चोल का एम्पायर, उन्होंने भी बहुत सारी कॉइन्स को इशू कराया। अब हम टर्न करते हैं किसके ऊपर, हमारी जो पेंटिंग्स होती है उस टाइप की। तो मिडाइवल पीरियड में बहुत सारी पेंटिंग्स थी, जैसे कि मुगल की, राजस्थानी, मिनीचर्स, है ना, दक्कनी, बहुत सारी ऐसी पेंटिंग है जिनने वहाँ की जो लाइफ स्टाइल थी उसको पेंट किया था, ठीक है। जैसे राजा रानी की पेंटिंग्स हुआ करती थी, वहाँ का जो भी एम्पायर हुआ करता था उसका, किसी युद्ध का वर्णन करते हुए पेंटिंग्स थी, कोई पैलेसेस की थी, मतलब जो है किसी पैलेस में। तो ये सारी जो है मिथोलॉजीज जो थी, स्कैन फ्रॉम मिथोलॉजी, वो ड्रॉ किया जाता था। हंटिंग एक्सपेडिशन ये थे। तो इन सारी चीजों को, वहाँ के कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, ज्वेलरी को, इन सब को पेंटिंग के ऊपर उकेरा जाता था, जो अब हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करती है। बहुत सारी पेंटिंग आप मतलब गूगल पे भी देख सकते हो। अगर आप स्कल्पचर के ऊपर बात कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज बनाए गए थे, ठीक है, पत्थरों के,
ठीक है, जो स्टोन्स होते हैं, ब्रॉन्ज होते हैं, ब्रॉन्ज जिसके भी बनाए गए, जैसे लास्ट में आपने 6th में पढ़ा था कि बुद्धिज्म की जो स्कल्पचर थे वो बनने शुरू हो गए थे मथुरा और गंधार में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे होते थे कि उस टाइम अगर हिंदुइज्म है तो वहां पर उनके गॉड के बहुत सारे क्या है स्टैचूज बनाए गए, बाद में किंग के बने, क्वीन के बने, ठीक है। ये जनरली किसके, ब्रॉन्ज और स्टोन के बने हुए होते थे, और जो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस टाइम का हेयर स्टाइल क्या हुआ करता था, वहाँ के ऑर्नामेंट्स क्या हुआ करते थे, वो किस टाइप के कॉस्ट्यूम्स वियर किया करते थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इनके स्टैचू से भी मिलती है। जैसे कि आप इमेज में एक स्टैचू देख सकते हो जो है ना, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि देखो इनका हेयर स्टाइल किस टाइप का था, इन्हें किस टाइप के जो कॉस्ट्यूम्स है थे, इनके जो ज्वेलरीज हुआ करती थी वो क्या होती थी, इनका हेयर स्टाइल किस टाइप का हुआ करता था। तो ये सारी चीजें जो है वो शो करते हैं। अब बारी आती है इंक्रिप्शन के ऊपर। इंक्रिप्शन जो है ये रिकॉर्ड हुआ करते थे, ठीक है, मतलब रिटन रिकॉर्ड हुआ करते थे, मतलब किसी टेम्पल पे, किसी बिल्डिंग के ऊपर, है ना, कोई अशोका स्तंभ जैसे था ना, लास्ट टाइम एशियन में पढ़ा था, उसी टाइप से। तो ये इस टाइप के होते थे। तो कई जगह विलेजेस में, टेम्पल्स में, तो जो दान किया होता था, डोनेशन टू टेम्पल एंड विलेजेस, तो इन सब का जो ब्यौरा हुआ करता था, जो डिटेल हुआ करती थी, तो ये सारी चीजें जो है वहाँ के किसी न किसी स्कॉलर द्वारा वहाँ पर इंक्रिप्शंस बनाए जाते थे, जिसके ऊपर पूरी ही इंफॉर्मेशन लिखी होती थी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें उस रूरल के जितने भी उसने मतलब अचीवमेंट्स है वो सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई होती थी। तो अचीवमेंट ऑफ किंग जो है, इन सब के वहाँ पे हम इंक्रिप्शंस पे देख सकते थे। Inscriptions are written records generally dealing with royal order or information about donation or to temple and villages, and some of those are related to the achievement of kings. They were engraved on rock, stone, copper plate or temple walls. The study of inscription is scientific process and it is called epigraphy, ठीक है। एपिग्राफी जो है, जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं एपिग्राफी। और इंस्क्रिप्शंस जो है वो कहाँ पर लिखे जाते थे, स्टोन्स पर, रॉक्स पे, वॉल पे, किसी टेम्पल पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो उस किंग की हुआ करती थी, ठीक है, जो उसने रूल जो लेकर के आए हैं, जो भी उसने अचीवमेंट्स किए हैं, तो वह सारी चीजें जो है इनके ऊपर लिखी जाती थी। तो इसी को इंक्रिप्शन भी कहा जाता है। ये जो पूरी जर्नी थी तो उस दौरान ना बहुत सारे चेंजेस हुए, या यूं कहे कि बहुत सारे वेरी डेवलपमेंट्स हुए, जिसमें से मेजर के ऊपर अगर हम बात करें तो 700 टू 1750 एडी जो है, इसके बीच में एक डायनामिक पीरियड था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिच वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट जो है इस दौरान यहाँ पर हुए। बहुत सारे नए जो ग्रुप्स थे इंडिया में वो लोग आए, वो और मतलब जो पुराने नीचे जो दबे हुए थे ना अभी तक के, तो कुछ लोगों ने अपने नए नए ग्रुप्स बना लिए, कुछ बाहर के नए लोग आए, ठीक है। बाहर में से आपके पास में टर्कीज, खिलजी, तुगलक, मुगल, बहुत सारे जो पर्शियन है, ये सारे बाहर से आते हैं। इंडिया में ऑलरेडी कौन कौन रह रहा था, राजपूत, मराठा, सिख, जाट, ये सारे लोग आपस में यहाँ पर रह रहे थे। तो ये सब लोग आए, तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो है पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी चेंजेस हुए, मतलब पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट भी चेंज हुई इस टाइम की, ठीक है। मतलब इंडिया में इस टाइम के दौरान अगर आप बात करें तो देखो पहले से ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जैसे कि जाट जाट पहले इतने फैले हुए नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। मराठा जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मुगल क्या आते तक इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। सिख नहीं थे, तो सिखों ने भी अपने आप को डेवलप किया। तो ऐसे कई ऐसे थे, ग्रुप्स थे जो इंडिया में रहते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, और कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर से आए और यहाँ पर आकर के इन्होंने अपने पर स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ पर पॉलिटिकली इन लोगों ने, पहले तो वो सिर्फ किसके रिगार्डिंग आए थे, वो लोग सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन फिर वो यहाँ रहते रहते इन्होंने पॉलिटिकली भी इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, और अपने आप को वहां पर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस भी दिलाई, और वहां पर वो स्ट्रॉन्ग भी हो गए, ठीक है। तो बाहर से आने वाले कौन थे, दीज इंक्लूड टर्क्स, खिलजी, तुगलक, मुगल, ये सारे लोग जो है वो बाहर से आते हैं, ठीक है। इस पीरियड में, इस पीरियड के दौरान फिर अगर आप अलग से और इसके बाद में बात करें, तो ये लोग जब आते हैं, तो हमने पहले भी बात की थी कि जब बाहर से कोई आ रहा है तो वो अपने कस्टम, अपने कल्चर को लेकर के भी आता है। तो इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी बहुत सारे फूड आइटम जो थे वो न्यू डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी आए, जैसे कि कॉर्न हमारे यहाँ नहीं था, कॉर्न आया, पोटैटो आया, चिलीज आई, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर इन लोगों की भी एंट्री हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो थी वो हम बाहर डिलीवर कर रहे थे। साथ ही साथ जिस तरीके से बाहर के लोग आते हैं, तो न्यू फूड आइटम लाइक पोटैटो, कॉर्न एंड चिलीज अराइव्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर आप अब अपने इसकी बात करें तो ओरली हो गई, बाहर बाहर की चीजें हो गई। जो
इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो हमारे यहाँ पर हमें पता है कि कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका था, लेकिन अब जैसे जैसे कि हम इस सेंचुरी में आते हैं ना, तो हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी तक के हमारे पास में कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो इन्हीं चारों के ऊपर बात करते थे। लेकिन जैसे ही अब हम यहाँ पर 6th-7th सेंचुरी में एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो और इसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे सब डिवाइडेड हो जाते हैं। यहाँ पे पहले तो वर्ण जो है गॉट डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ जातीज और सब कास्ट। ठीक है, जो कास्ट थे वो सब कास्ट में और डिवाइड हो गए। जैसे कि उस वक्त जो खिलजी आए थे, तुगलक आए थे, तो इन सबके साथ में ड्यूरिंग द पीरियड पावरफुल एम्पायर केम अप लाइक द खलजी, तो गल्लक, ये चोलाज है, ये तो आए ही थे। ठीक है, तो हमारे पास जाति सिस्टम जो था वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इम्पॉर्टेंट चेंजेस टू प्लेस इन रिलीजन। तो अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ था कि वहां पर जो हमारे रिलीजन थे ये तो, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर आता है भक्ति आंदोलन। ठीक है, ये भक्ति मूवमेंट जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है, जो कि क्या करते हैं, गॉड कैन बी रिच्ड थ्रू लव एंड डिवोशन। जिसे होता है कि गॉड तक के हम मतलब प्यार और डिवोशन के थ्रू जो है हम भगवान तक के पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग आए, तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, बहुत सारे लोग जो है इस भक्ति मूवमेंट के दरमियान हमें देखने को मिले। मीराबाई भी सुनते हैं। तो इन्होंने अपने बहुत सारे पोएट जो प्रेज है उसके थ्रू भगवान को पाने की लालसा रखी। तो भक्ति आंदोलन में या भक्ति मूवमेंट में हम इन चीजों को डिटेल से डीपली जो है हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि बाहर के लोग हमारे एंटर करते हैं, वो लोग एंटर होते हैं, उसके साथ साथ उनका कल्चर आता है। फिर इसी दौरान हमारी जो कास्ट सिस्टम है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। भाई कॉम्प्लेक्स तो पहले भी थी, लेकिन वो 4 कास्ट तक के ही जो है क्या थी, सीमित थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो 4 कास्ट है या जो वर्ण है, ये और सब कास्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, जैसे ब्राह्मण भी और कई कई कास्ट में डिवाइड हो गए कि मतलब कोई एक बहुत हाई लेवल का ब्राह्मण है, कोई कम है। ठीक है, कोई चतुर्वेदी है, कोई त्रिवेदी है। तो इस तरीके से ये डिवाइड हो गए। फिर उसके अंदर वैश्य भी और हो गए, शूद्र है इसको भी SC ST और थोड़े सब कास्ट में डिवाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद में जो है रिलीजन में भी ऐसा ही होता है। भक्ति मूवमेंट आता है, जहाँ पे लोग भक्ति आराधना करने में जुट जाते हैं। वो मानते हैं कि लव और डिवोशन के थ्रू हम भगवान तक के पहुंच सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो 7th सेंचुरी में होते हैं। और इसी दौरान हमारे जो रिलीजन है उसमें एक और एंट्री होती है एक रिलीजन की, और वो रिलीजन होता है इस्लामिक रिलीजन। ठीक है, तो इस्लामिक जो है रिलीजन वो इंडिया में आता है इन century. In the period, the new religion Islam arrived in India in the 7th century. अब ये जो रिलीजन होता है ये कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही भगवान है और वो है गॉड। ठीक है, अल्लाह। अभी तक हमारे पास अगर हिंदुइज्म में जब आप बात करते हो तो हमने विष्णु की भी पूजा की, हमने शिव की पूजा की, हमने ब्रह्मा की। ठीक है, हमने त्रिदेवों की पूजा की, हमने प्रकृति के हर एक तत्वों की पूजा की। फिर हम बौद्धिज्म में चले गए, हमने बौद्धिज्म के अकॉर्डिंग भी काम किए, जैनिज्म के अकॉर्डिंग भी काम किए। पहले हम मानते थे कि अनिश्वर होता है भगवान। ठीक है, हमने वहां पे कोई स्टैचू वगैरह की पूजा नहीं की, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग जो है इसमें ये सारी चीजें भी बढ़ते चली गई। लेकिन इस्लामिक कह रहा है कोई भी अलग सोर्सेस की पूजा करनी नहीं है, ये सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड करता है, वो है वन गॉड अल्लाह। ठीक है, जिसके लिए सभी, चाहे वो सोशली डिफरेंसेस हो, इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो, सभी के लिए इक्वली रिस्पेक्टिव है। मतलब हर कोई। यहाँ पर क्या है, अभी तक के हम लोगों ने हमारे इसमें क्या देखा था कि ब्राह्मण में सिर्फ वही जा सकते हैं, सॉरी, जो पूजा पाठ करने में रिचुअल्स में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ब्राह्मण हो और क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या रखा कि भाई अल्लाह के गेट जो है वो सभी के लिए है। ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल जितने भी डिफरेंसेस है उसके अलावा भी मतलब सभी के लिए इक्वली है, हर एक इंसान के लिए जो इस्लामिक है। These new religion based on itself on the worship of one God Allah before whom all are equal irrespective of social economical differences. तो ये इनके रिलीजन की बहुत खासियत अच्छी बात है कि यहाँ पर किसी के लिए भी भेदभाव नहीं रखा गया है। तो 7th सेंचुरी से बात करें या है ना, तो 18 तक के बहुत सारे जो है चेंजेस, हमें डायनामिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। 700 to 1750 AD तक के जो मतलब मिडाइवल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हम इसको मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं।
लेते हैं। और अभी तो हमारी शुरुआत हुई है मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, हमने एकदम छोटी छोटी बेसिक चीज जो बातें हैं वो जानी है। अब हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, जैसे कि हमने बात कही है कि 700 टू 1750 एडी तक के जो है मिडाइवल है, तो हम उसको अब धीरे धीरे स्टडी करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इतने ही एक्साइटेड होंगे सारी चीज़ों को जानने के लिए कि हमारे मिडाइवल हिस्ट्री में इंडिया में उस टाइम क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बस उसी एक्साइटमेंट के साथ में ये लेक्चर मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में एक नए चैप्टर।